लग गया है रिवर्स गियर। निफ्टी अपने शिखर से करीब 200 अंक फिसल चुका है और तेजी के नए फिगर अभी भी नहीं दिख रहे हैं। जानकारों के मुताबिक बाजार में वैल्यूएशन अब महंगे हो चुके हैं और नई दिशा के लिए पूरी तरह से उम्मीदें टिकी हैं आने वाले नतीजों पर। ऐसे में क्या होनी चाहिए रणनीति? जिन शेयरों में फायदा हो रहा है वहां मुनाफा वसूली कर ले या फिर बने रहें? इन सेक्टर्स में बचा है दमखम? शॉर्ट बनाने के लिए कहां है बेहतर मौके? ये सब कुछ बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन बाजार के नंबर 1 शो की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नए हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग से पहले अमेरिका में मिला जुला कारोबार। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और एसजे 50 1/4% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक ने किया स्पेशल अंतरिम डिविडेंड का ऐलान। निवेशकों में बांटेंगे 14,000 करोड़ रुपए। ओएनजीसी और कैन के लिए अच्छी खबर। 1999 से पहले मिले तेल गैस के कुओं की खुदाई के लिए अतिरिक्त समय मिला। 31 मार्च से वायदा बाजार में होंगे बड़े बदलाव। एनएससी में 15 नए शेयर होंगे शामिल। शंकरा बिल्डिंग के आईपीओ का आज है दूसरा दिन। अब तक कुल मिलाकर 51% सब्सक्राइब हुआ इशू। और आने वाले दिनों में पैन कार्ड का काम करेगा आधार। बैंक में खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न तक में होगा इस्तेमाल। और लंदन में हुए आतंकी हमले में 5 की मौत। आतंकवादी भी मारा गया। फायरिंग करते हुए ब्रिटेन की संसद में घुसने की कोशिश। ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सी स्थिरता के संकेत और पॉजिटिव शुरुआत के आसार। बड़ा सवाल है कि क्या ऊपरी स्तरों पर टिक पाएंगे या फिर से दिखेगी बिकवाली, और ऐसे में कैसे करें ट्रेड आप आज के बाजार को? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खरी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और थोड़ी देर में अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी जानेंगे उनका व्यू क्या है मार्केट पर। लेकिन देखिए, सबसे पहले एसजे निफ्टी 34 अंक ऊपर। आज अच्छी शुरुआत हो सकती है भारतीय बाजारों की 4 दिनों की कमजोरी के बाद, और इसका श्रेय आपको देना चाहिए एशियाई बाजारों को। जी हां, हांगकांग के बाजार देखिए मजबूत हैं। बाकी एशियाई बाजारों में भी ज्यादातर मार्केट सारे निशान के साथ इस समय कारोबार करते हुए। यूएस में हालांकि एक कंसोलिडेशन का माहौल देखने को मिल रहा है। आज हेल्थ केयर बिल के ऊपर वोटिंग होनी है वहां पर, और देखिए सुस्ती देखने को मिल रही थी अमेरिका के बाजारों में। तो ग्लोबल क्यूज देखा जाए तो स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे, कच्चे तेल में कमजोरी। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन कैसा हो सकता है? उछाल में बिकवाली करनी चाहिए या आपको लगता है गिरावट में खरीदारी? एक तरफा तेजी और एक तरफा मंदी, ये दोनों ही नहीं होगी। और इसका मतलब ये हेमंत की उतार चढ़ाव बढ़ेगा थोड़ा सा। अब बाजार के लिए फिर कल ही की तरह ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग अहम है। और कल हम यही बात कर रहे थे कि अगर 9050 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आपके लिए वो थोड़ी सी निराशा वाली होगी, तब आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। अब आखिरी 1 घंटे को हम संभाल नहीं पाए, अदरवाइज शायद 9050 के ऊपर क्लोजिंग हो सकती थी। लेकिन चूंकि 9050 के नीचे क्लोजिंग हुई तो टेक्निकली बाजार थोड़े से कमजोर हुए हैं, और इस कमजोरी में आपके लिए नीचे का थोड़ा सा रास्ता खुलता है, और वो रास्ता आपको 8900 8950 की रेंज तक ले जा सकता है, करेक्शन अगर बढ़े तो। लेकिन जरूरी नहीं तेजी के बाजार में आप जितना सोचे उतना करेक्शन हो ही, और एक आध क्लोजिंग से बाजार का मूड बदल जाए वो भी जरूरी नहीं। लेकिन मूड बदलेगा कब, वो डिपेंड करेगा आज की क्लोजिंग पर। अगर आज आप फिर से 9050 के नीचे क्लोज होते हैं तो ये मानकर चलें कि आपको 8900 तक एक बार ही करेक्ट होना है। वो 8900 8925 तक आ सकते हैं, और वहां तक उसके बाद देखेंगे कि बाजार किस तरह का डायरेक्शन लेता है। लेकिन अब अगला अहम सपोर्ट डेफिनेटली 8900 के आसपास नजर आ रहा है। करेक्शन पूरा हुआ कब माना जाएगा? अगर आज आपको 9000 के ऊपर की क्लोजिंग 9100 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो ये मान लीजिए कि बाजार को करेक्शन छोटा ही देना था। भले ही कल की क्लोजिंग 9050 के नीचे भी दी हो, घबराने की जरूरत नहीं। तो आज ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग अहम है, और वो चाहिए आपको 9100 की। इस बीच 8900 अहम सपोर्ट, 9000 से लेकर 9100, ये 100 पॉइंट की रेंज आज के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, जिस पर आपको नजर रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा कमजोरी के संकेत, लेकिन बैंक निफ्टी अपने बेहद अहम सपोर्ट लेवल के आसपास भी है।
20,750 जहां कल हमने बैंक निफ्टी पर लो बनाया, वो बेहद अहम सपोर्टर बैंक निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी भी है। अगर 20,750 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे तो फिर 20,500 तक की रिस्क खुलती है और 21,000 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करेगा। तो ये पूरी संभावना बनती है फिर से कि अगर बाजार में करेक्शन पूरा होकर फिर से खरीदारी हो रही है तो उसकी लीडरशिप भी बैंक निफ्टी से आएगी, और अगर निफ्टी को 9,000 का लेवल तोड़ना है तो बैंक निफ्टी को 20,750 के नीचे जाकर टिकना जरूरी होगा। तो डायरेक्शन अब भी आज भी दोनों ही तरफ, चाहे पॉजिटिव साइड पर ले या नेगेटिव साइड पर, बैंक निफ्टी से आने वाला है, ये ध्यान में रखें। लेकिन कल जैसा मैंने निफ्टी पर खरीदारी की राय नहीं दी थी, आज मैं बिकवाली की राय दे रहा हूं, लेकिन ऊपर के लेवल पर। कल शॉर्ट की ही राय थी, तो आज पहले खरीदारी का देखें, 8,975 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर की तरफ 9,100 का टारगेट। 9,100 के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, जो मैं वायदा कारोबार के डेटा में बताऊंगा कि क्यों 9,100 अब ऊपर की तरफ अहम लेवल बनकर आ रहा है। दूसरा तरीका यह कि 9,100 के आसपास शॉर्ट करें आप निफ्टी को। 9,125 का एक छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस बेहद छोटा रखें, और 9,050 के लक्ष्य के लिए सेक्टर्स जो मुझे पॉजिटिव दिखाएं। और इस बीच पहले ये बता दूं कि आज मैं बैंक निफ्टी पर बाय या सेल दोनों ही कॉल नहीं दे रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड करता है। तो आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का किसी भी तरफ कॉन्फिडेंस नहीं है। जो पॉजिटिव सेक्टर्स दिख रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो सकते हैं, जिसमें ओएमसीज भी शामिल है, एविएशन, कच्चे तेल की कमजोरी का फायदा मिलेगा, सरकारी कंपनियां आज एक्शन में रह सकती है, और चौथा है टायर। ये 4 सेक्टर मैंने पॉजिटिव साइड पर चुने हैं। अगर कमजोरी होगी तो बैंक से, रिकवरी भी होगी तो बैंक से ही। बिल्कुल, चलिए, तो बैंक के ऊपर सारा दारोमदार है और आज वीकली एक्सपायरी भी है बैंक्स की। गैप अप ओपनिंग तो होने की उम्मीद आज की जा रही है। वागले साहब से पूछते हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करना चाहेंगे। सर गुड मॉर्निंग, बताइए, ट्रेंड बरकरार है तेजी वाला, करेक्शन पूरा हो चुका, या आज भी आपको लगता है कि कल का लो टूटने का डर है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। कल मैंने 9020 का टारगेट कहा था, आई थिंक वहीं पे आके रुका है, तो मैं देखना चाहता हूं कि वो होल्ड करता है कि नहीं। वन वे तेजी का तो बिल्कुल भी व्यू नहीं है, लेकिन ये लेवल पे मैं अगर गलत भी हो जाऊंगा तो मैं तेजी करके गलत होना चाहता हूं, क्योंकि मेन ट्रेंड के साथ रहना जरूरी है। तो उस लिहाज से मेरा टारगेट 9120, 100-120 पॉइंट के दायरे में मुझे लगता है निफ्टी मूव होगा। बैंक निफ्टी 20,700, 21,000 ये रेंज में मूवमेंट आ सकती है, और ऊपर में बिकवाली बिल्कुल आ सकती है। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है ये लेवल पे कि हो गया बॉटम और वन वे चलेंगे, ये नहीं कह सकते। अगर 2-3 दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद कल शायद पता चलेगा क्या है, क्लियर पिक्चर है। सो एज ऑफ नाउ स्टॉक स्पेसिफिक फॉर द डे पॉजिटिव बायस। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 9,120 का टारगेट अगर आप ले रहे हैं तो 8980। ओके, 8980 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की राय निकल कर आ रही है निफ्टी पर। और 2 तेजी के कॉल हैं, 2 मंदी के कॉल हैं वागले साहब के, वो हम उनसे जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन बात करते हैं पहले एफआईआई के डेटा की। एफआईआई की जो बाइंग थी ना, वो थोड़ी धीरे होती हुई दिख रही है, क्या चिंता की बात है? चिंता की बात तो है, लेकिन हेमंत इंटरेस्टिंग बात यह कि कल जितना बाजार खराब हुआ था, डेटा उतने खराब नहीं है। वो 2 रीजन से। एफएनओ में आप देखिए 1,050 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे, और कैश मार्केट में 350 करोड़, यानी कि कुल मिला के 1,400 करोड़ की खरीदारी एफआईज की तरफ से। सामने स्टॉक फ्यूचर्स लगातार बेच रहे। कल भी हम यही बात कर रहे थे, परसों भी यही बात कर रहे थे कि ये स्टॉक फ्यूचर्स की जो बड़ी बिकवाली हो रही है एफआईज की तरफ से, इसकी वजह से बाजार टिक नहीं पाएगा ऊपर। कल भी हुई है 1,800 करोड़ की बिकवाली, लेकिन नेट मिलाकर देखें तो खरीदारी 1,400 करोड़ की है, बिकवाली 1,800 करोड़ की। तो उतना बुरा आंकड़ा नहीं जितना कि निफ्टी और सेंसेक्स कमजोर होकर बंद हुआ। तो इसका मतलब क्लियर है कि कल के सेशन में ज्यादा बिकवाली का प्रेशर 2 तरह के लोगों की तरफ से आया। एक तो घरेलू फंड जो लगातार बेच रहे, मैं सोच रहा था शायद कल उनकी तरफ से थोड़ी निचले स्तरों पर खरीदारी हो, लेकिन अभी भी उनका मूड खरीदारी का बना नहीं है। इनफैक्ट कल और बेचा है 780 करोड़ का। तो जब तक घरेलू फंड का सपोर्ट नहीं आता तब तक थोड़ी दिक्कत की बात है। अब वो सपोर्ट उन्हें 9,000 पर देना है या 8,800 पर देना है, ये देखने वाली बात होगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो बिकवाली का प्रेशर आया है वो आया है ट्रेडर्स की तरफ से, जिन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन कम की। कल जब हम 9,100 के नीचे अच्छे खासे खुले, अच्छे खासे टिके। और दूसरी बात है कि 9,050 के नीचे जब क्लोजिंग होती हुई दिखी तो ट्रेडर्स की तरफ से काफी कुछ तेजी की पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। तो अब इंटरेस्टिंग रुझान है, बाजार जब खराब हो रहे हैं तब बिकवाली का प्रेशर कम है, बाजार जब अच्छे हो रहे हैं तो ऊपर में बिकवाली का प्रेशर ज्यादा है। और यही वजह कि डेटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन के लिए आज से फिर आपको 2 चीज करनी है। आप ऊपर की तरफ आएंगे तो हल्के होते रहिए, क्योंकि अब ये बाजार आपको एक तरफा मुंह न तो तेजी का देने वाला है न मंदी का, और वक्त ज्यादा
इस रेंज में बिताने की कोशिश करेगा, उतार चढ़ाव ज्यादा होता हुआ दिखेगा। तो सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदिए और ऊपर जहां बाजार को अटकना है, जो पहला लेवल 9100 का है, उसके बाद 9150 का है, तो यहां पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये डेटा में एकदम साफ दिख रहा है। बिल्कुल, तो कल की क्लोजिंग से काफी निराश है अनिल। बिल्कुल हो भी क्यों ना, सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स देखिए लाल निशान में जाकर बंद हुए। काफी दबाव था भारतीय बाजार में। दिन के निचले स्तर की क्लोजिंग किसी को पसंद नहीं आती। आज गैप अप ओपनिंग हो भी गई तो शायद सस्टेन ना करे, ये राय निकल कर आ रही है। वागले साहब से पूछते हैं आज के टॉप 2 ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं। वागले साहब बताइए। हेमंत, मैं शुरुआत करता हूं एमसीएक्स से। ओके, इस पे हम लॉन्ग टर्म भी बुलिश थे, अभी भी मैं हूं, हालांकि थोड़ा करेक्टिव मूव एक्सटेंड हो गया है। कल एक अच्छी मूव निकल कर आई है और मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में अच्छा खासा अपसाइड दिख सकता है। 1161 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1227। दूसरा कॉल होगा सेल इन अ जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसमें ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला। ये 62 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ 1 to 2 डेज टारगेट ऑफ 57। ओके, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मंदी करिए और तेजी करनी चाहिए आपको एमसीएक्स में। कल भी देखिए अच्छा प्रदर्शन ये शेयर खबरों के दम पर दिखा रहा था। लेकिन अब बात करते हैं एफएनओ की, और उससे पहले बात करते हैं उन शेयरों की जो एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। सूची लंबी होने वाली है। एफएनओ में 15 नए शेयर, रिलायंस डिफेंस, इंडिगो, पीवीआर, कैपिटल फर्स्ट, मुथूट, सुजलॉन, थोड़ा सरप्राइजिंग है, फिर से आ रहा है एफएनओ में दूसरी पारी, एस्कॉर्ट्स। तो ट्रेडर्स के कई फेवरेट शेयर जो अब तक कैश मार्केट में लोग प्ले करते थे, वो एफएनओ में भी अब खेलना शुरू करेंगे। तो कह सकते हैं आप जितने शेयर बैन में है उससे ज्यादा शेयर मिलने वाले हैं अब आपको। जरूरी भी है, जब बैन में अगर 11 शेयर एक साथ चले जाएं तो फिर 12 शेयर एक साथ हो, तो फिर शायद जरूरी है कि कुछ और लंबी लिस्ट हो। लेकिन इस लिस्ट के लंबी होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण मैं समझता हूँ वो शायद ये है कि एनएससी को आईपीओ लाना है, एनएससी को आईपीओ लाने के पहले वॉल्यूम्स और बढ़ाने हैं। सही बात है, रेवेन्यू बढ़ाने हैं, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। लेकिन इसमें जो नए खिलाड़ी आए हैं, कल मैं ट्वीट यही कर रहा था कि खेलो इंडिया खेलो, लोगों को और मौका मिला है खेलने का। लेकिन उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिन पे लोगों को सवाल उठ सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए वॉट एवर सेड एंड डन, हम कितना ही कहें कि एफएनओ में हेजिंग के लिए ये सब होता है, वो सब वो कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ट्रेड है, स्पेकुलेशन है। सही बात। और उस लिहाज से कोई सुजलॉन आ जाए, कोई रिलायंस डिफेंस आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली देखिए ट्रेडर्स तो वहीं ट्रेड करते हैं जहां ट्रेड करते हैं। कौन ट्रेडर श्री सीमेंट में ट्रेड करेगा? दूसरी बात है, अगर इसी फॉर्मूले से लाना तो फिर इक्विटास, उज्जीवन, इन्फीबीम कितने ही बढ़िया शेयर हों। अभी तो आए हैं, नए नए आईपीओ लिस्ट हुए हैं, इतनी जल्दी भी क्या इन्हें एफएनओ में लेने की? तो सवाल उठने तो किसी पर भी उठ सकते हैं, लिक्विडिटी के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से। तो उस पर न जाते हुए जो लिस्ट बड़ी है उसमें सिंपल है कि आपके लिए ट्रेडिंग के मौके ज्यादा हैं, हमारे लिए ट्रेडिंग के मौके बताने के लिए ज्यादा हैं। इसे पूरी तौर से इन्वेस्टर हेजिंग इस एंगल से ना देखें। एनएससी के अपने मकसद है लिस्ट बढ़ाने के पीछे, आप अपना फायदा कैसे उठा सकते हैं वो देखिए बस। और आपका फायदा सीएनबीसी आवाज देखकर हर रोज होता है। हम आपको बताते हैं एफएनओ में कौन से स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। तो आज भी वो चीज तो हम जारी रखने वाले हैं। इस सूची पर आगे विस्तार से एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कौन से शेयर इनमें आज ही अच्छा प्रदर्शन दिखा देंगे। 31 मार्च तो भी थोड़ा दूर है। लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ के क्यूज की। पुट कॉल रेशियो कहां पहुंचा है? क्या बहुत अच्छा हो गया, 1.0 हो गए। और हाँ, हल्के हो गए। ये एक अच्छा संकेत है जो साफ तौर पर दिख रहा है। और हल्के ज्यादा बैंक निफ्टी में हो रहे हैं। देखिए कल भी 1,13,000 शेयर बैंक निफ्टी में कम हुए, तो बैंक निफ्टी में पोजीशंस तेजी से घट रही हैं। दूसरा अच्छा संकेत है। एक अच्छी बात कल के सेशन में जो हुई पुट कॉल रेशियो के अलावा, दूसरी बात वो ये कि आप देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,900 पर शिफ्ट हुआ है, 8,800 पर। खराब बाजार में अगर आपको एक अहम लेवल थोड़ा और ऊपर मिले, इससे बढ़िया बात हिम्मत हो नहीं सकती। तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आज की क्लोजिंग 9,100 के ऊपर होना जरूरी है? वो इसलिए कि कल के सेशन में तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने हथियार डाल दिए कि हमसे 9,100 नहीं संभल रहा, और मंदी करने वालों ने मान लिया कि अब हम आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। और उसकी वजह बता दूं, 9,100 के कॉल्स में कल 13 लाख शेयर नए जुड़े हैं और 9,100 के पुट में से 15 लाख शेयर कम हुए हैं। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों तरफ अलग अलग इतना बड़ा बदलाव इस सीरीज में हाईएस्ट है, किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर एक ही दिन। इसका मतलब क्लियर कट है, अब आपका मूड तभी बदलेगा जब आप 9,100 के ऊपर बंद होंगे। जब तक 9,100 के नीचे हैं, हावी मंदी करने वाले रहेंगे, न कि तेजी करने वाले। ये लिखकर आप रख लीजिए। दूसरी बात, 9,100 के कॉल्स पर 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट भी है कि जो छोटा नहीं है, इसलिए उसे पार करना भी मुश्किल काम है। तो जो दिक्कत हमें पहले 9,200 पर आ रही थी, वो दिक्कत 9,100 पर आएगी। तो वो रेंज थोड़ी 100 पॉइंट की नीचे शिफ्ट हो गई।
लेकिन साथ में आपका सपोर्ट भी 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुआ। तो अब होगा क्या हेमंत, 8,900 से 9,100, 200 पॉइंट की रेंज में आपको उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिखेगा। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेंगे उस तरफ फिर आपको डायरेक्शनल कॉल लेना होगा। तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा आज और कल मुश्किल भरा वक्त है बाजार का ट्रेंड का पता लगाने के लिए। ऑल राइट, चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रकाश दीवान जी भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, उनसे भी जानेंगे उनका व्यू क्या है मार्केट पर। और ब्रेक के तुरंत बाद तो हम आपको बताने वाले हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय है। आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कमाल दिखा सकते हैं, तो ये सब एक्शन रहने वाला है ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय है। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल की राय देखिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर 9,100 का टारगेट दे रहे हैं, 8,998 का स्टॉप लॉस भी रखिए। आशुतोष शर्मा भी खरीदारी करना चाहते हैं 9,010 के स्टॉप लॉस के साथ 9,080 के लक्ष्य के लिए। लवलेश शर्मा जी की राय भी देखिए, तेजी करने की है, 9,130 का टारगेट, 9,010 का स्टॉप लॉस। और किरण यादव की राय है खरीदारी की, लेकिन खरीदें 9,010 के नजदीक, तब स्टॉप लॉस लगाएं 30 पॉइंट नीचे 8,980 पर, लक्ष्य छोटा रहेगा 9,050 का। और 5वें एक्सपर्ट भी मार्केट पर बुलिश है, हिमेन कपाड़िया KR चोकसी सिक्योरिटीज के, वो कह रहे हैं कि 9,075 तक जा सकता है, 9,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 9,025 के आसपास जैसे ही निफ्टी मिले लपक लीजिए, खरीद लीजिए। तो इंटरेस्टिंग बात है कि कल की कमजोरी के बावजूद 5 के 5 एक्सपर्ट्स हैं बाजार पर बुलिश, पॉजिटिव, खरीदना चाहते हैं निफ्टी। और खरीदने के लिए नीचे की रेंज क्या है सपोर्ट के तौर पर 8,980 से 9,000, ये 20 पॉइंट की रेंज है मजबूत सपोर्ट। और ऊपर की तरफ 9,080 से 9,100, यहां पर जाकर रुकेगा बाजार, ये लेवल्स आप लिख लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं, आइए देखते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स। और दिन है उन तमाम शेयरों का जहां पर डिविडेंड को लेकर खबरें। और सबसे पहले जो स्टॉक भागेगा वो है हिंदुस्तान जिंक। कल बोर्ड बैठक में उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए के स्पेशल डिविडेंड देने को मंजूरी दिए, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक में एक्शन दिखेगा। लेकिन बता दें आपको कि 20 रुपए तक का डिविडेंड ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड था, जो स्टॉक्स के कैश और फ्यूचर्स में लेवल चल रहे थे। लेकिन 27.5 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड, तो स्टॉक में 8 से 10 रुपए की कम से कम तेजी आज और बढ़ सकती है। और HPCL BPCL IOC पर रखिएगा नजर, इनकी भी बोर्ड बैठक होने वाली है स्पेशल डिविडेंड को लेकर। लेकिन नजर रखिए हिंदुस्तान कंपोजिट्स पर भी, बोनस स्टॉक स्प्लिट को लेकर इनकी बोर्ड बैठक होगी 10 अप्रैल को। तो 4 डिजिट में आ गया था स्टॉक, थोड़ा लिक्विड हो गया था, अब लगता है कि इस स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद ये शेयर थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट जागेगा। सद्भाव इंफ्रा NH361 के लिए ये बोली लगाने में सबसे कम बोली लगाने वाले दावेदार के तौर पर उभरे हैं। 1,071 करोड़ का ऑर्डर है ये, और ये इन्हें मिलना स्वाभाविक है, तो ये इस कंपनी के लिए बड़ा ऑर्डर, बड़ी खबर। कैबिनेट की बैठक हुई कल बाजार बंद होने के बाद, और देखिए उसमें आउटकम निकल कर आया केन इंडिया और ONGC के लिए पॉजिटिव तौर पर, क्योंकि तेल और गैस के खनन के लिए अतिरिक्त समय कंपनियां चाहती थी और वो इनको दे दिया गया है। मामला दरअसल हाईकोर्ट में भी पहुंचा था और हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार को फैसला लेना है, सरकार जो कहेगी वो ही होगा। और अब आप देखिए सरकार ने इन कंपनियों के पक्ष में फैसला लिया है, तो अच्छी तेजी केन इंडिया में देखने को मिल सकती है। ONGC पर भी रखिएगा नजर। और कल सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला लिया है, वो है कोपरा की कीमत बढ़ाने का, और 550 रुपए प्रति क्विंटल से ये कीमतें बढ़ाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो नारियल तेल बनाने वाली कंपनी, और खासतौर से जो सबसे पहले नाम ध्यान में आता है वो है पैराशूट, मैरिको, ये है वो कंपनी जिसकी ये ब्रांड है। तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, जो नेगेटिव है इस स्टॉक में। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और प्रकाश दीवान जी। प्रकाश जी, ये तो भर भर के डिविडेंड आ रहे हैं और तैयारी और है, आज 3 बोर्ड बैठक, BP, HP, IOC और हिंदुस्तान जिंक ने कल दिया, क्या क्या खरीदे ये बताओ। नहीं, ऐसा है, सरकार सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है आज मार्केट में। आप नया IPO देखिए तो पहले BSE आ गया, NSE आएगा, हुडको आ जाएगा, CDSL आ जाएगा। तो सरकार ने बहुत सालों बाद एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ये की जी कि जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है वो अचीव किया है। 1 महीने 6 महीने पहले सिर्फ 22,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट हुआ था आउट ऑफ द टोटल 45,000। लग रहा था कैसे करेंगे 1-1.25 महीने में, पर उन्होंने कर दिखाया। और ऐसी कंपनीज में कर दिखाया जिसमें कोई ऐसा भी आपको ये भी कोई आंच नहीं आएगी कि उनके बिजनेस में इम्पैक्ट होगा। अब हिंदुस्तान जिंक को लीजिए, इतना बढ़िया डिविडेंड देने के बाद भी आज कंपनी
ऑपरेशनली इतनी एफिशिएंट हो चुकी है, उनकी जो माइनिंग की जो प्रणाली है उसको इन्होंने ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड माइनिंग पिछले 4 क्वार्टर में ये काम करा है और अगले 4 क्वार्टर में इसका आपको इतना बढ़िया रिटर्न दिखेगा। इनफैक्ट आई वुड बी सरप्राइज कि अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत ब्लॉकबस्टर है, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। और अब डाइवेस्टमेंट का ऐलान बहुत जल्दी आना चाहिए क्योंकि अब सारा कैश तो आ गया घर वापस, और अब जिसको लेनी है कंपनी वो दी जा सकती है। तो डिविडेंड प्ले बढ़ते जाएगा, डिविडेंड यील्ड 7, 8, 9% टाइप एनटीपीसी, एनएमडीसी इनमें देखिए इतनी बढ़िया आ रही है। सो ये बताता है कि सरकार सबसे पहले साइकिल में, बुल साइकिल में इकोनॉमी को सपोर्ट करती है तो पीएसयूज को फायदा होता है और वो अग्रसर रहते हैं इसमें। तो आगे चल के अब प्राइवेट सेक्टर की बारी शुरू होगी अगले 6-8 महीने में। इट्स अ वेरी गुड साइड, डिविडेंड लीजिए। हिंदुस्तान जिंक आई थिंक इट्स स्टिल अ बाई अकॉर्डिंग टू मी। ऑलराइट, चलिए तो अभी भी हिंदुस्तान जिंक खरीदना चाहते हैं। वेदांता की करीब 65% हिस्सेदारी है, सरकार की 29.5% हिस्सेदारी है। सरकार को भी फायदा होगा, वेदांता को भी फायदा होगा। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं वेदांता के ऊपर भी रखिए नजर। चार्ट्स पर जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और केन इंडिया या अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनियां आज फोकस में रहने वाली हैं, इस पर क्या राय है। एक ब्रेक लेकर फिर हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे हिंदुस्तान जिंक ने जिस तरह से बम्पर डिविडेंड 27 रुपए 50 पैसे का दिया है। अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनियों के ऊपर आज रखिएगा नजर और इन पर काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हैं। चलिए सीधे चलते हैं नियति के पास और जानते हैं कौन से शेयर पर सबसे ज्यादा बुलिश हैं ब्रोकरेज हाउसेस। नियति बताइए। वेदांता पे सारी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं और ये प्रेफर कर रहे हैं ज्यादातर ब्रोकरेजेस हिंदुस्तान जिंक से आपको वेदांता में पैसे लगाना, क्योंकि विंडफॉल गेन सबसे ज्यादा सरकार के बाद वेदांता को ही होगा। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल का कॉल हिंदुस्तान जिंक पे मेंटेन करा है और टारगेट प्राइसिंग का बिल्कुल अनचेंज है। 340 रुपीज का इनका लक्ष्य है। 9% का अपसाइड ये देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल डाइवेस्टमेंट ये नहीं देख पा रहे हैं छोटी अवधि में। आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वायरी भी मेंटेन करा है। 350 से इसका लक्ष्य घटा करके इन्होंने 340 का कर दिया। हालांकि ये भी 9% का अपसाइड देख रहे हैं, लेकिन कैश की कमी को फैक्टर इन करते हुए अगर ये देखते हैं तो अगले 2 साल के ईपीएस अनुमान 6% घटा रहे हैं। डॉइचे बैंक बाय का कॉल यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट प्राइस इनका 17% अपसाइड का है। ये सबसे एग्रेसिव टारगेट है। 364 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन वेदांता जो कि सारे ब्रोकरेजेस को ज्यादा पसंद है, इनिशिएट कर रहा है आज मॉर्गन स्टैनली अपनी कवरेज आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 30% फ्री कैश फ्लो इनको अगले 2 साल में होने की उम्मीद है। बैलेंस शीट की जितनी भी दिक्कतें हैं या रिस्क है वो अब बिल्कुल तरह से सबसाइड होती हुई नजर आ रही है। बेहतरीन कंपनी आपको निवेश करना चाहिए। मैक्वायरी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। 345 का इनका लक्ष्य है। 32% अपसाइड आपको मौजूदा भाव से ये शेयर दिखा सकता है। ओवरवेट का कॉल जेपी मॉर्गन का भी है। 330 का इनका भी लक्ष्य है। 26% की अपसाइड और केन इंडिया को भी फायदा होगा। हालांकि इस पे एक और खबर है जो कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे एक्सटेंशन मिल गया है। ग्रोथ की केपेक्स को अब रीस्टार्ट करने में मदद मिलेगी। आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस रख रहा है और टारगेट प्राइस इनका 18% तेजी का है। 345 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए केन इंडिया में। ओके, तो केन इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इन तीनों पर नजर रखिएगा। और जैसा कि हम आपको शुरुआत में ही बता रहे थे 20 रुपए के आसपास का डिविडेंड जो है वो इस भाव में फैक्टर इन है, क्योंकि आप देखिए एफएनओ में 292 का भाव था हिंदुस्तान जिंक का और कैश मार्केट में 312 का, तो 7.5 रुपए का और एडजस्टमेंट होना अभी बाकी है। लेकिन ये बताइए चार्ट देखकर ये तीनों स्टॉक्स में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? हेमंत, मैं केन इंडिया के साथ जाऊंगा। वेदांता इनफैक्ट कल मॉर्निंग थोड़ा वीक था, हालांकि कवर किया, बट लगता है मुझे कि केन इंडिया जैसे ही 300 के पार निकलेगा एक 10% की मुंह आ सकती है। ओहो, 10% मतलब अगले कुछ हफ्तों में। देखिए केन तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर 10 साल के लिए बढ़ता है तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। इनफैक्ट दोनों के लिए पॉजिटिव है, कुछ हद तक ओएनजीसी के लिए भी, और जो विवाद चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। प्रकाश, इसी पर एक राय लेना चाहता हूँ। एक तो कैन क्या खरीदने का मौका है, दूसरा हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि 7.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्ट होना बाकी, लेकिन क्या सिर्फ 7.5 रुपए की तेजी होनी चाहिए? क्योंकि मेरा समझना है कि तेजी उससे ज्यादा बननी चाहिए। रीजन 2 है। एक तो ये कि अगर आप सरकार को बाकी बची हुई हिस्सेदारी बेचनी है तो उससे पहले डिविडेंड चाहिए, वो ले लिया। अब तक तो ये क्या है, वो खाली सबको टाइट किसको करते थे, पीएसयू को। अब प्राइवेट कंपनियों से भी निकाल रहे हैं डिविडेंड। तो ये तो बड़ा सवाल ये है कि अनिल अग्रवाल जी को अब पूरा कंट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब ये बताए तो फिर जिंक कितना भागना चाहिए?
नहीं, देखिए जिंक को अगर आप डिविडेंड को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि प्राइस इन है 7 रुपए का एडजस्टमेंट ही है, वो तो खुलने में आज हो जाएगा, खुलते ही हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा चीज है, जो पीयूष गोयल जी ने भी 2-3 बार कहा कि हिंदुस्तान जिंक में कोई सरकार को ओनरशिप रखने का कोई है नहीं, लॉजिक नहीं है, और उसको डेफिनेटली विल लुक एट इट वेरी पॉजिटिवली, विच मीन्स दे आर रेडी टू डू इट, और अगले साल के डाइवेस्टमेंट टारगेट में ही आएगा। तीसरी चीज जो मैंने पहले कहा, हिंदुस्तान जिंक का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आज पीक पे है। जो 1.5 साल में इन्होंने स्ट्रगल किया है, केपेक्स किया है, वो था इनके माइनिंग पैटर्न को चेंज करने का, वो सब हो चुका है। तो मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म टारगेट सर इसका 400 रुपए के करीब होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक कैन रियली डू दैट वेल, लेकिन आज कितना खुलेगा क्या है उसको सोचने की जगह इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया जा सकता है। डिविडेंड का भी मजा लीजिए, और देखिए टैक्स फ्री इनकम आ रही है आपको, और फाइनली एक्स डिविडेंड हो जाएगा तो एडजस्टमेंट जो हो जाएगा उसके बाद भी इसका मुंह आने की अच्छी खासी गुंजाइश रही। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय। बेहतरीन कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन डिविडेंड का सिलसिला जारी रहेगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी की आज बोर्ड बैठक है, डिविडेंड की बात हो रही है, तो एक बार पूछ लेते हैं चार्ट्स पर सबसे बेटर कौन सा लगता है। आपको बता दूं, एचपीसीएल ने फरवरी में इंटरिम डिविडेंड दिया था 22.5 रुपए का, बीपीसीएल ने 19.5 का, और आईओसी ने 13.5 का। तो सबसे ज्यादा एचपी ने दिया था और सबसे कम आईओसी ने। अब पता नहीं अगला डिविडेंड जो आज आने वाला है वो कितना बड़ा आने वाला है, लेकिन चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको? हेमंत, मैं बीपीसीएल के साथ जाना चाहूंगा। मोमेंटम उसमें डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मतलब एक छोटी मूव के लिए आपको खेलना होगा। मीडियम टर्म में थोड़े साइडवेज जा सकते हैं। तो आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं इमीडिएटली फॉर द नेक्स्ट वीक और 2, शायद आप डिसअपॉइंट होंगे। आपको अगर 3 से 6 महीने का व्यू लेना है तो कोई भी करेक्शन पे इसको बाय करिए। ओके, तो बीपीसीएल बेस्ट है इन तीनों में से। एचपीबीपी, आईओसी तीनों ही आज डिविडेंड देने वाले, तो बड़ा डिविडेंड के हिसाब से एक्शन वाला दिन है। लेकिन और कहां एक्शन होगा? एफआईएस की रिपोर्ट्स के दम पर। नीति हमारे साथ हैं और नीति के पास और भी रिपोर्ट्स है। बताएं नीति, किन स्टॉक्स पर कवरेज है? मॉर्गन स्टैनली टाइटन पे बहुत ओवरवेट है और इन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। 490 का इनका लक्ष्य था, अभी से बढ़ा के इन्होंने 530 रुपए का कर दिया है। 19% की तेजी अगले 12 महीने में देख रहे हैं। अगला जो कैटलिस्ट होगा इस स्टॉक के लिए वो चौथी तिमाही की अर्निंग्स ग्रोथ होगी, और इन्होंने चैनल चेक्स कराए हैं और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। FY 17-19 की अर्निंग्स के जो एस्टिमेट्स हैं इन्होंने 3 से 6% बढ़ा दिए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ के एस्टिमेट्स ये भी 3 से 5% बढ़ा रहे हैं। वैल्यूएशंस के हिसाब से ये बिल्कुल सही इनको लग रहा है, क्योंकि हाई अर्निंग ग्रोथ की इनको विजिबिलिटी दिख रही है। यहाँ से 530 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली। डिश टीवी पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है मैक्वायरी। टारगेट प्राइस इनका 18% अपसाइड का है। 125 रुपए का इनको इन्होंने लक्ष्य सुझाया है। सभी तरह के अप्रूवल्स वीडियोकॉन D2H के मर्जर को अक्टूबर एंड तक मिल जाएगी और ये पॉजिटिव होगा। 125 रुपए के लिए आपको निवेश करना चाहिए। मगर मदरसन सुमी पे मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का कॉल अपना मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इनका 258 का है, जो कि 29% डाउनसाइड का है। इन्होंने इनकी जो नदर्न यूरोप की जो सब्सिडरी है उन्होंने पीकेसी ग्रुप का ओपन ऑफर अब खत्म कर लिया है। हालांकि इससे 6 से 8% का अर्निंग्स अपग्रेड होगा, लेकिन इनको वैल्यूएशन के हिसाब से डील बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लग रही है। अंडरवेट का कॉल 258 का लक्ष्य, और एक और अंडरवेट का कॉल आज टीवीएस मोटर पे डॉयचे बैंक रिटेरेट कर रहा है अपनी बिकवाली करने की सलाह। 305 रुपए का इनका लक्ष्य है। कह रहे हैं कि मार्केट शेयर के जो गेन्स हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है और एक किसी भी तरह का मटेरियल इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं प्रॉफिट्स में। पी मल्टीपल्स के हिसाब से काफी इनको महंगा लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड इनको अनफेवरेबल लग रहा है। 305 के लिए आपको बिकवाली करने की सलाह दे रहा है डॉयचे बैंक टीवीएस मोटर पर। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, 305 का लक्ष्य डॉयचे बैंक दे रहा है और खबरें तो बहुत पॉजिटिव आ रही है। अब BMW की बाइक भारत से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। दीवान साहब, इत्तेफाक रखते हैं इस रिपोर्ट से, या आपको लगता है कि रिपोर्ट में दम नहीं है? देखिए, इन्होंने जिस चीज का जो इन्होंने उठाया मुद्दा वो ये है कि वैल्यूएशन इनको बहुत स्ट्रेच लग रहे हैं। वैल्यूएशन जो FY 18 के बेसिस पे 30 टाइम जो बोल रहे हैं वो यस रिलेटिव पीयर से देखें, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज से, बट टीवीएस हैज ऑलवेज बीन, मतलब इतनी बढ़िया पेडिग्री वाला स्टॉक है, लेकिन संजोग और वो ऐसा वीकनेस उसमें रहा है। पर एक चीज जो मुझे टीवीएस की बहुत पसंद आती है, अपार्ट फ्रॉम द BMW न्यूज में दिस,
यूपी में इनका मार्केट शेयर हीरो मोटोकॉर्प से भी अच्छा है। ठीक बात है। और अगर यूपी को सुधारने का पूरा दिख रहा है, अंदेशा मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो मोटरसाइकिल सेल्स में इनको फायदा होगा अच्छा खासा। तो कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट है। हाँ, ये वैल्यूएशन का तो खैर सब्जेक्टिव रहता है, हर एक का नजरिया अलग है, तो डॉयचे बैंक की लॉजिक कुछ होगी, बट आई वुड नॉट सेल, और इसमें डिस्ट्रेस जैसा कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले टीवीएस मोटर को यूपी के एंगल से ही एक बहुत बेहतरीन शेयर बताया था और कहा था कि टीवीएस मोटर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिल सकती है। सो तभी तो मार्केट है, जब इस टाइप के व्यूज आएंगे तभी तो मार्केट में दोनों साइड का रुख रहेगा। एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक, इसमें थोड़ा पेशेंस की सिर्फ जरूरत रहेगी। आपने वैल्यूएशंस की बात करी, अनिल, सबसे महंगा वैल्यूएशन पर अगर एक शेयर बाजार में ट्रेड हो रहा है तो वो तो डीमार्ट का है। इतनी तेजी के बाद भी देखिए करेक्शन कुछ नहीं हुआ और कल के कमजोर बाजार में भी टिका हुआ था। कई लोग पूछते हैं डीमार्ट क्या खरीद लें, 2-3 साल में डबल होगा, तो अब क्या राय है, नया खरीदना चाहिए या नहीं? बताइए, आपकी राय बताइए। मैं तो नहीं खरीदूंगा। आप दीवान साहब खरीदना चाहेंगे क्या डीमार्ट को इस समय? इस लेवल पे नहीं, सवाल होल्ड करना चाहेंगे जिनके पास है? उस दिन पूछा था तो मैंने साफ ही कहा था कि ये रहेगा, ये ऊपर भी जाएगा, स्केर्सिटी प्रीमियम है। और जब लोगों की तृप्ति हो जाएगी, जिसको लेना था उसने ले लिया, जिसको मिलना था मिल गया, उसके बाद वो फिर 500 रुपए भी आ जाए तब शायद आप सोच सकते हैं। इसमें ना हेमंत होगा ये कि जरूरी नहीं कि आप प्राइस वाइज करेक्शन देखें, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन जो देखना पड़ेगा ना, वो बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस हिला सकता है। फिर उन्हें लगेगा हमने गलत कर लिया, हमने गलत डिसीजन ले लिया। देखिए, कोई भी स्टॉक हो 75, 80, 85 के मल्टीपल सस्टेन नहीं कर सकता। अल्टीमेटली देखिए, वैल्यूएशन अपनी जगह है, और ऐसा नहीं कि आज से 3 साल आगे का आप व्यू लेकर ये सोचते हैं कि 3 साल में स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि 3 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा बाजार में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड खराब और बाजार में करेक्शन हो, और उस दिन काफी लोग वो सोचेंगे कि यही एक ऐसा स्टॉक है जो डबल से ऊपर बिक रहा है, यहां तो प्रॉफिट बुक करें। तो वो एक खराब दिन मिलेगा आपको डीमार्ट के लिए भी, तब खरीदना चाहिए, बजाय आप 650 में खरीदें। बिल्कुल। तो ये जो बात बताई, प्राइस वाइज नहीं शायद टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिले, ये महत्वपूर्ण है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और नियति ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताई थी टाइटन की। टाइटन में देखिए कल बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन तक, कैश के ट्रांजैक्शन पर बैन की बातें जो पहले थी वो अब देखिए 2 लाख का हो गया, और इस खबर से सेंटीमेंट जरूर इंपैक्ट हुए हैं। गिरावट में क्या टाइटन को खरीदना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब और प्रकाश दीवान जी, और अब स्टूडियो में आ चुके हैं आशीष चतुर्मुता साहब भी, सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के हमारे आज के एफएनओ के एक्सपर्ट। बहुत हैप्पी हैं। हाँ, इनके लिए 15 शेयर, मतलब आपको इसमें मौके दिख रहे हैं या काम बढ़ गया? 15 शेयर जो नए शुरू है, आशीष जी कैसे देखते हैं आप इसको? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अच्छा अनिल जी, बढ़िया है, मौके बढ़ गए, एक्टिविटी बढ़ गई, और काफी स्टॉक्स उसके अंदर में दे दीजिए, डिस्क्लेमर दे दीजिए। काफी स्टॉक इसमें कैश सेगमेंट में ऑलरेडी काफी एक्टिव थे, और मुझे लगता है कि एफएंडो में आने के बाद, जैसे कि सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन हमने पहले भी कई बार रिकमेंड किया, और जब एफएंडो में आएगा तो मुझे लगता है और एक्टिविटी बनेगी। और वैसे भी बेस से बन रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्राइस पे ये स्टॉक एफएंडो के अंदर में एंटर हो रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट सुजलॉन के अंदर जो मुझे नजर आता है कि एक बेस बना है, लोअर लेवल्स के आसपास ये एफएंडो में आ रहा है, तो एक्टिविटी और मूवमेंट दोनों ही मुझे लगता है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। द सुजलॉन बुल। हाँ, तो चलिए उस सूची में 15 में एक सुजलॉन सबसे अच्छा लगता है आपको। सर, आपको इस सूची में कुछ पसंद है? मैं नाम आपके सामने दोहरा देता हूँ, आपको याद होंगे वैसे तो। नहीं, मतलब याद नहीं है, पर एक सरसरी तौर पे देखे थे। इसमें मुझे जो लग रहा है फायदा क्या होगा लोगों को, जैसे एयरलाइंस वाली इंडस्ट्री में न्यूज फ्लो जो है, जो नेगेटिव बहुत आता है पॉजिटिव के साथ साथ, तब तक जेटी शॉर्ट करने का मौका था। हाँ, अब आपको स्पाइस आप कर नहीं सकते, उससे बीएससी पे एक तो है, और वहां तो और भी रिस्ट्रिक्शन है, लिक्विड है। अब इंडिगो जैसा आपको स्टॉक मिल गया। पीवीआर सुजलॉन तो पुराने खिलाड़ी हैं, तो लोगों को इसका ट्रेंड, ये तो कम बैक है इनके लिए। अच्छा, जो मुझे जो थोड़ा सा वो लगा कि अजीब सा, वो उज्जीवन और इक्विटास को जो डाला गया है, इवन इन्फीबीम, इन्फीबीम तो खैर इतना अभी नए नए आए हैं। हाँ, जुमा लोग तो अभी लिस्ट हुए हैं, पर आपने जैसे कहा, बट इसमें अनिल जी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस कभी कभी एफएनओ से वो हो जाता है जब इसमें शॉर्टिंग और इस टाइप की चीजें होने लगती है, वॉलिटिलिटी बढ़ती है, और इसके इन्वेस्टर थोड़े से लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाले माने जाते हैं, तो थोड़ा बहुत है, बट आई थिंक यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 15 शेयरों के एक एक चार्ट खोल के देखा है हमारे एक्सपर्ट ने, वागले साहब ने। वागले साहब बताइए, आपको 2 सबसे बढ़िया शेयर कौन से लगते हैं इनमें?
हेमंत, मैं पीवीआर और एस्कॉर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। आई थिंक प्रकाश जो कह रहे हैं वो सही है कि जब तक वो चार्ट स्टॉक की हिस्ट्री नहीं होती ना तो कहना मुश्किल है। अभी उज्जीवन या इक्विटास उसकी हिस्ट्री नहीं है तो आप कैसे जानेंगे। तो लेकिन इसमें अभी पीवीआर, अभी अनिल जी एक जब एसआरएफ में वगैरह स्टॉक के करते हैं तो आप देखो कैसे मुंह आती है, वो लिक्विडिटी पैटर्न पे रहता है। में आएगा, एंटरप्राइजेस में आएगा। तो वो पीवीआर एक वो कैटेगरी वाला स्टॉक exactly. है। तो वन वे मुंह ऊपर या नीचे दोनों तरफ की मुंह हमको मिलेगी। तो ट्रेडर्स के लिए ये बून है, लेकिन जो स्टॉक की हिस्ट्री नहीं है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो जहां चार्ट्स लंबे हैं, लिस्टिंग के बाद लंबा वक्त हो गया, उनके लिए तो आसान है, लेकिन बाकी शेयरों, हाँ ये जरूर है कि एक चीज करनी होगी, क्वालिटी के लिहाज से इक्विटास उज्जीवन को लेना अच्छी बात है, लेकिन हिस्ट्री के लिहाज से तो ये तो क्या हमेशा होगा, जब भी लिस्ट बनेगी कुछ न कुछ ऐसे नाम होंगे जिस पर ऑब्जेक्शन होगा, कुछ नाम ऐसे होंगे क्यों छूट गए, वो सब चलता रहेगा। लेकिन जो है उसे आपको कैसे करना है ये बड़ा सवाल है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च से, सॉरी 1 अप्रैल नहीं, 31 मार्च से आपके लिए 15 और स्टॉक्स। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद उन तमाम शेयरों पर बातचीत करेंगे जहां पर आज एक्शन दिखने वाला, साथ ही कुछ बेहतरीन फिक्स भी हैं आशीष के पास, वागले साहब के पास, इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटर और देखिए अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। रजत बोस जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। रजत जी स्वागत है आपका। बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? कि मैंने 2 स्टॉक चुना है आज के लिए, एक है टाइटन और दूसरी है अरविंद। दोनों ही सेलिंग रिकमेंडेशन है। टाइटन 451 के ऊपर में स्टॉप लगा के 436, 433, 428 ये तीनों टारगेट मान के चलिए। फ्यूचर्स में लेंगे तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और टाइटन की चार्ट जो है वो टॉपिंग आउट फॉर्मेशन के बाद में एक बड़ा ब्लैक कैंडल से नीचे आ रहा है, तो ये मुझको लगता है कि 430, 425 इस रेंज को टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है, तो इसीलिए ये सेल रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ। अरविंद ये भी काफी वीक नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हम ज्यादा नीचे नहीं दिखते हैं, तो 390 के ऊपर में सिर्फ 4 रुपया का स्टॉप लॉस लेके 380 और 376 ये दोनों टारगेट मान के सेल कॉल दे रहे हैं। आज मार्केट ऊपर खुलेगा, उसमें आपको चांस मिलेगा कि थोड़ी सी ऊपर में बिकने को मिल जाए, लेकिन स्टॉप लॉस सेम ही रखिए और डाउन साइड में ट्रेड करिए। सेल ऑन रैली शुड बी और वुड बी अ बेटर आइडिया। तो रजत एकमात्र एक्सपर्ट हैं अभी जो कह रहे हैं कि ऊपर में बिकवाली कीजिए। बाकी पांचों ने खरीदारी की राय दी थी। 9088 का स्टॉप लॉस है, 8950 और 8900 तक आ सकता है, तो शॉर्ट करने की राय बताएं। आशीष आपने कौन से स्टॉक्स चुने आज? अली जी मैं सबसे पहली पिक होगी हिंडाल्को के अंदर। देखिए हिंडाल्को में सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। लोअर लेवल्स पे हमने देखा है कि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा 193, 194 जोन पे कंटिन्यूस बेसिस पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, 189 का एक स्टॉप रखना चाहिए और ऊपर में 204, 205 के स्तर हिंडाल्को के अंदर में शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा एल्यूमिनियम के भी जो प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 साल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और जो एल्यूमिनियम के अंदर कम से कम 10% की बढ़त शॉर्ट टर्म के अंदर में दिखा सकता है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें हिंडाल्को में आते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी पिक मेरी होगी इंडो काउंट के अंदर में, जहां पर हमने देखा कि कल भी एक बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ, करीब 25% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन था और स्टॉक के अंदर में एक बहुत अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन भी हमें कल देखने को मिला। ये वीकली और मंथली ब्रेकआउट भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 192 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर में 210 तक के टारगेट्स इंडो काउंट के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। तीसरी पिक मेरी होगी आईटी स्पेस के अंदर में, जहां पर एचसीएल टेक में हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक बिल्डअप लास्ट 2 महीने से लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी तक के प्राइस में कोई बड़ा एप्रिसिएशन हमें देखने को नहीं मिला। और मुझे लगता है कल के मुंह के बाद जहां पर लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रांग रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली और डेज हाई पे ही स्टॉक कल क्लोज हुआ, ये एक अच्छा सिग्नल है और मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए 850 के स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन एचसीएल टेक में बनानी चाहिए। ऊपर में 1010 के टारगेट्स
910 के टारगेट्स HCL टेक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। चौथी पिक मेरी कैश सेगमेंट के अंदर में होगी, जहां पे मुझे लगता है इरोज मीडिया यहां पर पे एक बड़ा ब्रेकआउट कल वीकली मंथली चार्ट्स पे हुआ है और एक डबल बॉटम का भी मंथली ब्रेकआउट 245 के लेवल्स के ऊपर देखने को मिला है। वॉल्यूम के लिहाज से अगर से आप देखेंगे तो लास्ट 3-4 दिनों में जो वॉल्यूम हुआ वो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर में कभी भी देखने को नहीं मिला, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 242 के स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर में 275-280 के टारगेट्स इरोज मीडिया में हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तमाम शेयर हैं खरीदारी के लिए इंटरेस्टिंग। आशीष सबसे मजबूत दिख रहे हैं तेजी के लिए, आज से सारे के सारे स्टॉक्स खरीदारी करना चाहिए। अगली सूची में एफएनओ की इरोस को भी आना पड़ेगा, क्योंकि जब एफएनओ वालों ने रिकमेंड कर करके सुजलोन ले आए तो इरोस का लिस्ट में नाम आना जरूरी है। एनएससी के रडार पे आ जाएगा ये शेयर। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे भारतीय बाजारों में प्री ओपनिंग सेशन की। एसजीएक्स निफ्टी है मजबूत, 22 अंक ऊपर, थोड़ा सा नीचे जरूर आया है 35 से। तो कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 से हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ देखिए बाजार का भरपूर एक्शन और करिए ट्रेडिंग इस छोटे से ब्रेक के बाद।